पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिस खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत। आज हम बदलता दौर की जगह एक मुलाकात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो मैं चाहता हूं कि अपनी पर्सनैलिटी को बुला के जो उन्होंने हासिल किया है उनके माध्यम से आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो आज हमारे साथ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से प्रतिभा अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में 10th रैंक हासिल किया है। तो जानेंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा, क्या प्लान्स हैं उनके आगे, कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे वो आगे काम करेंगी। तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए फख्र की बात है। प्रतिभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितने सालों से तैयारी हो रही थी इसकी? सर तैयारी तो मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये तैयारी तो मेरी 2 साल की ही थी। ज्यादा लंबा तो मैंने प्रयास नहीं किया इसके लिए, क्योंकि मैं लेट ब्लाइंड हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट ही मतलब एज ए ब्लाइंड पर्सन 2017 से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और 2018 में मैंने RAS प्री का एग्जाम दिया था। तो ये आपकी कौन सी अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है सर ये मेरी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्रैक कर लिया? जी सर। तो कहाँ से आपकी कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? सर अभी तो घर की चक्की का ही आटा खाया। अच्छा, थोड़ा सा बाकी लोगों में भी बांटना शुरू करो। जी सर। प्रतिभा, सबसे पहले हमें बताएं आप कहाँ से बिलोंग करती है। आपने कहा आप लेट ब्लाइंड हैं, तो अपनी डिसेबिलिटी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सर मेरा बर्थ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के चिड़ावा तहसील का है। और सर मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे रात में कम दिखाई देने लग गया था थोड़ा थोड़ा। तो पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही थी। पर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो उस टाइम मुझे एग्जाम पेपर भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने उस टाइम अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी। फिर फैमिली वालों को अटेंशन था कि हाँ मेरा ट्रीटमेंट करवाना है। तो ट्रीटमेंट करवाया, कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला, 5-6 साल वेस्ट गए। और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि एक ब्लाइंड होता है उसकी पढ़ाई कैसे आगे करनी है, क्योंकि मेरे को ब्रेल भी नहीं आती थी और कुछ भी मतलब नॉलेज ही नहीं था कि एक विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ कैसे हैंडल होती है, कैसे वो पढ़ता है, कैसे क्या करता है। तो धीरे धीरे मुझे 17 में तो मैंने किसी से नॉलेज लिया कि हाँ मुझे पढ़ना कैसे है। तो धीरे धीरे रिकॉर्डिंग करवाई, उसी से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो अभी जो आपकी विजन है वो कुछ परसेंट है या आप अभी कम्प्लीटली ब्लाइंड है? सर मैं अभी कम्प्लीटली ब्लाइंड हूँ। जनरली हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो ब्लाइंड होते हैं, जो लेट ब्लाइंड होते हैं, उनको एक टाइम लगता है अपने आप को एक्सेप्ट करने में कि हाँ अब हम ब्लाइंड हो गए हैं। एक टाइम उसमें चला जाता है। लेकिन आपके केस में आपने डिसीजन लिया और RAS जैसा एग्जाम क्रैक किया।
और जल्द ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके पीछे क्या कारण था? हाउ डिड यू गेट द स्ट्रेंथ? सर एक्सेप्ट तो थोड़ा मुझे टाइम लगा करने में, क्योंकि एक नई जिंदगी में अपने आप को ढालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब अपने आप खुद पता भी नहीं होता है कि हमें आगे की जिंदगी कैसे जीनी है। तो थोड़ा मुझे टाइम लगा, पर मैं जैसे मैंने नॉलेज लिया, मैंने NAB दिल्ली गई, वहाँ से कोर्स भी किया कंप्यूटर मोबाइल, तो वहाँ देखा अभी ब्लाइंड बच्चे कैसे अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हाँ, उनसे थोड़ा मोटिवेट हुई। फिर मुझे एक जैसे हर VI का होता है बैंकिंग, टीचिंग, तो इससे कुछ अलग स्ट्रीम चुननी थी। तो मैंने RAS का देखा कि हाँ, IAS के लिए मेरे पास उस टाइम इतना टेक्निकली नॉलेज नहीं था कि मैं IAS एग्जाम फाइट कर सकूं। तो मैंने सोचा RAS से शुरुआत की जाए। RAS से तो शुरुआत आपकी जबरदस्त रही, आपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया। तो आगे UPSC को लेके भी प्लान है? जी सर, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, वो मैं फाइट करने की सोच रही हूँ। RAS का जब रिजल्ट आया तो घर वालों का कैसा मोराल था? ऑब्वियसली बहुत हाई होगा, लेकिन क्या खास आपने पाया? सर पाने का तो मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं RAS बनूं, पर लास्ट ईयर मैंने अपने फादर को खो दिया, की डेथ हो गई। तो खुशी गम दोनों साथ में ही थे, क्योंकि उनका ड्रीम था, पर वो जब वो पूरा हुआ, जब वो हमारे साथ नहीं थे। पर उनका था कि हाँ, मैंने उनका सपना पूरा किया, वो चाहते थे वो वैसा मैंने करके दिखाया, तो एक संतुष्टि भी थी। फैमिली वाले सब खुश थे, सबकी आंखों में खुशी भी थी और आंसू दोनों साथ में थे सर। तो आपने एक ग्रेट ट्रिब्यूट अपने फादर को दी है, उनके सपने को साकार करके। प्रतिभा, हमें ये बताएं कि जब आप नॉन डिसेबल्ड थी और फिर आप ब्लाइंड हो गई, क्या तब्दीलियां महसूस किया आपने? व्हाट हैज चेंज्ड? चेंज जैसे मैं अपने आप सब कुछ करना, हर जगह घूमना फिरना, वो सब बंद हो गया। एक कदम चलने के लिए भी मुझे किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। मेरे को बुक पढ़ने का इतना शौक था ग्रेजुएशन तक, आज मुझे बुक मेरे सामने रखी है, उसको पढ़ने के लिए भी मुझे कोई चाहिए कि हाँ, मुझे भी बुक पढ़ के कोई सुनाए, क्योंकि ब्रेल आती नहीं थी और मैं ब्रेल बुक लेके उनको पढ़ सकूं। तो मैंने रिकॉर्डिंग का साथ सहारा लिया। तो बहुत सारी समस्याएं आई सर मेरे साथ, जो धीरे धीरे मैंने हल की। कैसे हल की? किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? सर सबसे पहले सपोर्ट मेरी मदर का रहा। उन्होंने मुझे बुक्स रिकॉर्डिंग करवाई सारी। राजस्थान में रिकॉर्डिंग क्लब भी है, पर उस टाइम मुझे इसका नॉलेज भी नहीं था कि हाँ, कोई क्लब है जो मुझे बुक्स रिकॉर्ड करके दे सके। तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर को ही बोला कि मामा आप मुझे रिकॉर्ड करके सुनाइए, मैं सुनूंगी और फिर उसे लिखवाऊंगी। फिर धीरे धीरे सबका सपोर्ट मिलता गया और सर मैं आगे बढ़ती गई। आपने कहा कि ज्यादातर विजुअली इम्पेयर्ड आपने देखा कि वो बैंकिंग सेक्टर या टीचिंग सेक्टर में जा रहे हैं, तो इसलिए आप UPSC या RAS का एग्जाम क्रैक करना चाहते। क्या यही वजह थी या इसके अलावा भी कुछ और वजह थी? सर मैंने ये सोचा कि जब मैं 5 साल घर में रही, एक जो रवैया था एक विजुअली इम्पेयर्ड के साथ समाज का, कि उनका जो साथ लेकर समाज उनको लेकर चलना नहीं चाहता, तो मैं ये सोचती कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना है कि समाज में एक स्थान हो अपना भी, जिसे समाज सपोर्ट कर सके, साथ लेके चले। तो और मुझे एक विजुअली हमारे जो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है शेखावाटी दिव्य दृष्टि संस्थान करके, तो उसमें जो है विजुअली इम्पेयर्ड उनको जोड़ा है। तो उनके लिए एक इकोनॉमिकली सपोर्ट चाहिए था कि हाँ, वो संस्था खुले और उनमें उन बच्चों को पढ़ाया जा सके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि उन बच्चों की पढ़ाई वहीं के वहीं हो सके। तो उसके लिए एक पावर चाहिए थी, एक सपोर्ट चाहिए था। तो वो सोचा था कि हाँ, इसके लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। आगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एज ए विजुअली इम्पेयर्ड आप अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहती हैं? सर मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मुझे मतलब नॉलेज के का कारण जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, जो लेट ब्लाइंड पर्सन है वो ये टाइम वेस्ट ना करे, उनको पहले से ही नॉलेज हो, अपने जो विलेज लेवल पे उनको हर फैसिलिटी मिले जो एक विजुअली इम्पेयर्ड को मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी। तो बेसिकली अवेयरनेस को लेके आप काम करना चाहती हैं? जी सर, अवेयरनेस को लेकर।
कैसे तैयारी की आप, कितना पढ़ती थी इसके लिए, क्या आप हमें बताएंगी, टिप्स दे थोड़ा 4-5 जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं। सर मेरे पास उस समय ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे पढ़ाई के लिए। शायद मैंने अपना प्री एग्ज़ाम किया उस टाइम मेरे पास कीपैड फ़ोन था। फिर बाद में मेंस के टाइम मैंने स्मार्टफोन लिया। तो उस टाइम यूट्यूब, अनअकैडमी, दृष्टि जैसे चैनल्स थे और बुक्स थी, न्यूज़पेपर्स थे जिनको मैं पढ़वाती थी। और सबकी रिकॉर्डिंग मैंने करवाई धीरे धीरे। तो 18 से 20 घंटे मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए दिए, जिससे मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं। तो आपने टेक्नोलॉजी का सहारा क्यों नहीं लिया? आप कंप्यूटर पे आप खुद कर सकती थी, बहुत सारी चीजें तो आजकल एक्सेसिबल हैं। सर मैंने भी गई थी 2019 में। तो उस समय मैंने पहली बार एनवीडिए और जो चलाना सीखा पहली बार कीबोर्ड, क्योंकि एक साइटेड पर्सन के लिए जो कंप्यूटर होता है वो मुझे आता था, पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मुझे नॉलेज नहीं था। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही मेरे पास एक साधन था जिससे मैं पढ़ाई कर सकूं। ना मुझे ये जो टॉक पैड फोन में होता है वो आता था। तो अभी आपने पूरा वो कोर्स करके अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया है? जी सर, अभी मैं इतना चला लेती हूँ कि हाँ अपनी पढ़ाई कंप्यूटर और मोबाइल से आसानी से कर सकूँ। क्या चैलेंजेस आप देखती हैं आगे आप जॉब में आपको आने वाले हैं? आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? सर चैलेंजेस तो एक वीआई के लिए एक्साइटेड पर्सन से ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह जाने के लिए एक सपोर्ट एक चाहिए होता है। तो हर जगह चैलेंजेस तो आएंगे सर, पर जैसे पढ़ाई में चैलेंज आए उनका मैंने सामना किया। हर एग्जाम में मेरे साथ चैलेंज आए हैं जिंदगी में। आज एक राइटर के लिए भी मुझे कितना फाइट करना पड़ता था, मुझे राइटर भी ढंग का नहीं मिला। तो सर चैलेंजेस तो आएंगे, पर धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका सामना भी करूंगी। बाकी लोग राजस्थान में और भी काफी लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, तो क्या उनसे आपकी बातचीत हुई, उनसे आपने जानने की कोशिश की कि किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें? जब देखा जाएगा जब जो चीज आएगी ऑन द स्पॉट उसको टैकल किया जाए। सर अभी तो यही सोचा है, क्योंकि मैं अभी इतना ब्लाइंड कम्युनिटी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। कुछ ग्रुप्स है जिसमें मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो मैंने तो यही सोचा है कि जैसे जैसे चैलेंज आए उनको मुझे फाइट तो करना ही है, पीछे तो हटना नहीं है। तो फिर वो टाइम ही बताइए कि क्या चैलेंज आए और कैसे मुझे सामना करना है उनका। 5 टिप्स अगर आपको देने हो जो बच्चे इस फील्ड में हैं, तो वो 5 क्या टिप्स रहेंगे? टिप्स ये होगा कि आपको हमेशा अवेयर रहना है। आपको लोग पीछे धकेलेंगे, हर जगह आपको बताएंगे कि हाँ आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपने जो राइट्स है उनको लेकर साथ चलना है, और हर जगह आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। तो आपको वो करना है, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना। ये कहना चाहूंगी मैं। इसके अलावा और किस तरह का मटेरियल आप यूज करती थी? कौन से न्यूज़पेपर पढ़ती थी? मटेरियल कहाँ से आपने इकट्ठा किया? क्या पढ़ती थी? मैंने एक तो पूरा फाउंडेशन कोर्स के लिए जो बुक्स आती है वो मंगवाई थी। न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, और जो करंट अफेयर्स के लिए बुक आती है राजस्थान में, एक जो सोल्जर्स मैगजीन आती है, इन मैगजीन्स को रिकॉर्ड करवाया। वीकली, मंथली, करंट अफेयर, इंटरनेशनल, इंडियन, सब तरह के करंट अफेयर की बुक्स आती है। तो मैं उनको मंगवाती थी और रिकॉर्ड करवाती थी। उस समय मेरे पास यही रिसोर्स था। एक्सेसिबिलिटी कितना बड़ा चैलेंज देखती हैं आप? सर एक्सेसिबिलिटी का सामना जब मेरे पास फोन आया, कंप्यूटर सीखा, जब मुझे लगा कि हाँ आज मैं एक ऐप भी यूज करती हूँ, तो अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो मेरे कोई काम का नहीं है। आज मैंने सोचा कि एक मेरे को कोर्स लेना है, आरएस मेंस का फाउंडेशन कोर्स। एक ऐप है पर वो हमारे लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, तो उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हाँ, अगर हमें अच्छे से फोन कंप्यूटर चलाना है तो हर चीज हमारे लिए एक्सेसिबल होना जरूरी है सर, तभी हम टेक्निक अच्छे से यूज कर पाएंगे। इसका भी खास ध्यान रहेगा जब आप जॉब करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में भी हमने देखा है कि
टाइम टाइम पे हमें फाइट करनी पड़ती है, जैसे आपने खुद कहा कि चीजें एक्सेसिबल नहीं है, नहीं सर। तो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा। जी हु इज योर रोल मॉडल? सर, रोल मॉडल मेरी मम्मा ही है मेरे लिए। आपकी हॉबीज क्या है? सर, मेरी हॉबी पोएम राइटिंग है। तो आप पोएम्स लिखती हैं? जी सर। हो जाए फिर एक। जी सर। सर, मैं पूरी पोएम तो नहीं, पर 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी जो मैंने अपने ऊपर ही लिखी थी। जिंदगी हर घड़ी इम्तिहान लेती है, जिंदगी हर घड़ी इम्तिहान लेती है, लड़ खड़ाए तो हमें थाम लेती है। मुश्किलें किस राह में नहीं होती, मुश्किलें किस राह में नहीं होती, हर मुश्किल को पार कर नए मुकाम लेती है, हर मुश्किल को पार कर नए मुकाम लेती है। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। तो पहली सैलरी किसको जाने वाली है? सर, मदर के पास। सही है, तो आपके रोल मॉडल है, उनको जानी भी चाहिए, उन्होंने मेहनत की है। तो इन फ्यूचर आपने यूपीएससी का सोचा है कि करना है? जी सर। तो क्योंकि वो एक मतलब बड़ी पोस्ट है उसलिए जाना चाहती है, या यू वांट टू ब्रिंग एनी चेंज? आपको लगता है कि वहां रह के आप काम कर सकती है ज्यादा कम्युनिटी के लिए? सर, कुछ चेंज भी चाहती हूँ कि और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम भी करना चाहती हूँ। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों से आप जुड़ी नहीं है, एक टाइम लगा आपको जानने में, एक नेटवर्क बनाने में। कहाँ से आपको मालूम चला नैप दिल्ली के बारे में? कैसे आपकी फैमिली ने स्ट्रगल किया? सर, हमारे विलेज में एक टीचर है, वो ब्लाइंड है। वो पहले फर्स्ट ग्रेड टीचर लगे थे, तो वो मैं उनके कांटेक्ट में आई थी 2017 में। तभी से मुझे पता चला कि हाँ, एक ब्लाइंड पर्सन कैसे आगे बढ़ता है, कैसे सर्टिफिकेट बनता है, कैसे उसको कहाँ जाना है, कैसे पढ़ाई होती है। मुझे पूरा नॉलेज उन्हीं से ही मिला। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाया, धीरे धीरे मेरे कांटेक्ट बढ़ते गए। उसी ग्रुप में ही मुझे किसी से नॉलेज मिला कि हाँ, NAB एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी सर। ये एक सबकी रलती मिलती कहानी है कि जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ अवेयरनेस नहीं होती है। तो आपके केस में ये अच्छा हुआ कि आपको किसी ने बताया कि आपके वहाँ टीचर हैं, उन्होंने आपको गाइड किया, तो इसलिए आपने ये सोचा है कि आप अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए काम करेंगी। पर सर, उनकी जानकारी मिलते मिलते मेरे जिंदगी के 5 साल निकल गए। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि ये इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए? क्या प्लान था आपके हिसाब से, क्या चीजें होनी चाहिए? मैं ये सोचती हूँ कि ये काम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक तहसील लेवल पर होना चाहिए कि हाँ, हम हमारे जो एरिया के जो विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई भी डिसेबल पर्सन है, हम उनको मार्क करें कि हाँ, ये डिसेबल पर्सन है, हम उनके पास जाए, हाँ, कि वो एजुकेशन से जुड़े हुए है नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम का वो प्रॉफिट ले रहे हैं, वो अवेयर है कि नहीं। अगर ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह ग्राम पंचायत लेवल पे होने लग जाए, तो आज शायद कोई भी पर्सन अपनी एजुकेशन से नहीं हट, मतलब दूर नहीं रहेगा। ये काम होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो गांव वगैरह में अब वैसे भी जो हमारी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारी मेट्रो सिटीज में है, जहाँ अर्बन सेंट्रिक है। रूरल एरिया में बहुत कम काम हो रहा है डिसेबिलिटी के कारण। और पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे, जैसे आपने कहा आपके 5 साल लग गए आपको, कई लोगों की तो पूरी लाइफ चली गई, उन्हें आज भी पता नहीं है कि हाँ, वो पढ़ सकते थे या पढ़ सकते हैं, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या स्कीम्स उनके लिए थी जिनका वो बेनिफिट ले सकते थे। प्रतिभा, डिसेबल्ड होने से पहले आपकी क्या परसेप्शन थी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके? क्या कभी माइंड में थॉट आया था कि डिसेबल्ड भी होता है जब आप डिसेबल्ड नहीं थी? सर, जब स्कूल लाइफ थी तब तो कुछ नॉलेज था ही नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में भी कोई डिसेबल बच्चा नहीं था जो स्टडी कर रहा था। शायद ग्रेजुएशन तक तो इस लाइफ के बारे में सोचा भी नहीं था कि हाँ, ऐसी कोई लाइफ होती है।
इसको टीवी वगैरह में देखा था, अब स्कूल होती है, बच्चे पढ़ते हैं, पर इतना ध्यान नहीं दिया कि कैसे जिंदगी ऐसे मिल जाती है और उसे जीना पड़ता है, कैसे स्ट्रगल होता है लाइफ में। उस समय तो कुछ भी नहीं सोचा था, पर जब खुद को करना पड़ा, जब हर तरीके का एक्सपीरियंस मिला सर। जिंदगी जीने का क्या मंत्र है आपका? आप किस मंत्र को फॉलो करती हैं? सर, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहो। दुनिया आपको पीछे हटाएगी, आपको हर जगह रोकेगी, तो आप दुनिया की मत सुनो, आपके मन की सुनो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जब हम डिसेबल्ड होते हैं तो बहुत सारे लोग इंडिया में, हर जगह एक पेट्रियटिक समाज है जो कहता है कि आप ये तो बर्डन है, इसकी शादी नहीं होगी, इस तरह की कई चीजें आपको भी सुनने को मिलेंगी। तो RAS क्लियर होने के बाद वही लोगों का नजरिया बदला होगा, आपने ऐसा फील किया? जी सर, ये मैंने फील किया था जब मेरा मेंस एग्जाम क्लियर हुआ था, कि जो लोग कह रहे थे कि इसको कोचिंग में अकेला मत भेजा करो, इसके साथ हर जगह जाया करो, ये कैसे करेगी, क्या करेगी, आज वही लोग कह रहे हैं कि हाँ, एक VI भी कुछ कर सकता है। सब जगह कांग्रेचुलेशन, सब की बधाइयाँ आ रही है। एक सम्मान लोगों की नजरों में मैंने सर अपने लिए देखा है, जो पहले नहीं था। जी, तो इससे ये एक चीज हमें समझ आती है कि अगर आप रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, ऑनर हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जी सर, अगर ईश्वर ने आपको किसी मतलब स्पेशल कैटेगरी में रखा है, तो हाँ, आपको दुनिया को स्पेशल करके दिखाना भी होगा। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह जिंदगी जियोगे तो शायद समाज भी आपको जीने नहीं देगा। ये सर मैंने खुद फील किया है। आपको कुछ अचीव करना होगा लोगों के साथ चलने के लिए। आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा सर, ताकि आप सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट दे। कितना टफ होता है ये एग्जाम? सर, ये मतलब राजस्थान का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, और इसमें कोर्स भी बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा कोर्स होता है। सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है राजस्थान का सर। नहीं, वो तो ठीक है, RAS जो भी हर स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम है वो टफ होता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप एक लाइन में जवाब दे देती हैं तो मेरे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट करके आप बताएं कि मैंने बिगिनिंग में भी कहा था कि मैं ये जो शो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपसे लोग जाने कि वो कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़े से मैं चाहता हूँ कि शेयर करें। जैसे आपने बताया, आप हिंदुस्तान टाइम्स, एक थोड़ा सा विस्तृत, ठीक है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लोग डिरेल करेंगे, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसके अलावा किस तरह का मटेरियल, किस तरह की स्टडी उन्हें करनी चाहिए, कहाँ से उनको मटेरियल मिल सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें डिटेल्ड बताएं कि जो सुन रहे हैं लोग उनको समझ आए, वो कैसे बिगनिंग कर सकते हैं अगर इस फील्ड में जाना है। सर, मैं आपको अगर बहुत इजी वे में बताना चाहूंगी तो आजकल कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। हर तरह का कोर्स ऑनलाइन मिल रहा है। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट, हर जो एक उत्कर्ष है, सम्यक है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हाँ, उनसे हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। उसमें टेक्स्ट, PDF, बुक्स, हर तरह का जो एक्सेसिबल भी है, उनसे हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। स्क्राइब रिलेटेड क्या चैलेंजेस आए थे आपको? सर, मुझे स्क्राइब रिलेटेड, मैंने जब अपना पहला एग्जाम दिया था तो उस टाइम स्कूल से ही स्क्राइब मिलता था। तो मुझे ऐसा स्क्राइब दिया गया जिसे सही तरीके से पढ़ना भी नहीं आ रहा था। तो उस टाइम मैंने सबसे पहले उनको कहा कि मुझे अपना राइटर ऐसा दीजिए जिसे कम से कम मुझे पढ़ के तो सुना सके। उसके लिए सबसे पहले मैंने फाइट किया कि हाँ, मुझे अपना राइटर चेंज करवाना है। तो उन्होंने मुझे फिर राइटर चेंज करके दिया। तो क्या चाहती हैं कि इस स्क्राइब की बहुत प्रॉब्लम है और बहुत बढ़ रही है, आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है स्क्राइब प्रॉब्लम को दूर करने का? क्योंकि आजकल बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं मानते, और बहुत सारे जो स्क्राइब है उनके अपने खुद के एग्जाम होते हैं।
सर इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो एक स्क्राइब उनसे कांटेक्ट रखे कि हाँ जो हेल्प करना चाहते हैं वॉलेंटियर्स के रूप में, तो हाँ उनको जोड़े। फिर उनको जो वीआईज है उनको अगर राइटर नहीं मिल रहा तो उन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और फिर उनके लिए अगर प्रोवाइड किया जा सके, तो ये मेरे को तरीका सर सही लगता है। तो एक स्क्राइब बैंक होना चाहिए। जी सर, एक प्लेटफॉर्म हो जहां हमें अपने तरीके हिसाब से स्क्राइब मिल सके। कौन से ऑथर हैं आपके फेवरेट? ऑथर हरिवंश राय बच्चन सर। मधुशाला? जी सर, मधुशाला। मूवीज देखती हैं आप? नहीं सर, पहले देखती थी जब तक मुझे दिखाई देता था। तो अभी मूवीज का शौक नहीं है? सिर्फ नहीं सर, स्पोर्ट्स का, सिर्फ ये पोएम राइटिंग का? जी सर। पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है आपका? सोशल मीडिया पे ये चलाने का शौक है। वहाँ पर मैं अपने डालती हूँ जो मैं लिखती हूँ। अब तो आपकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग हो जाएगी। जी सर। सेलिब्रिटी फीलिंग आ रही है? जी सर। चलिए बढ़िया है, उम्मीद है कि आपको और लोग फॉलो करेंगे और आपको लाइफ में भी फॉलो करेंगे और जो आपने किया है उसको फॉलो करके और आ रहे समय मिलेंगे। अगर आपको मौका मिले तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का आपको कहा जाए कि मिनिस्टर बनाना है, या फिर आपको एजुकेशन मिनिस्टर, इन दोनों में से एक चुनना हो, तो आप क्या चुनेंगी और क्यों? सर मैं फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चुनना चाहूंगी, क्योंकि वो ही एक है डिपार्टमेंट जहां पर मैं जाकर एक डिसेबिलिटी के लिए काम कर सकती हूँ। जी। पॉलिटिक्स का शौक है आपको? नो सर। पॉलिटिक्स का, अब तो आपका पॉलिटिशियन से काफी उठना बैठना होगा, धीरे धीरे आप इस फील्ड में हैं। वो मेरे वर्क रिलेटेड होगा, पर मुझे पॉलिटिक्स का शौक नहीं है। पॉलिटिक्स का शौक नहीं है? नहीं सर। और क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमारे लिसनर से? कोई ऐसा सवाल जो मैंने ना पूछा हो जो आप लिसनर्स के साथ बात करना चाहेंगी? क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? सर मैसेज उनके लिए ये रहेगा कि जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, पर हमें सब चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है और अपना जो फाइनल जो एम है उसे गेन करना है। आपका फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल मेरा सर आईएएस क्लियर करना। आईएएस क्लियर करना, तो यानी कि आप काफी डिटर्मिन हैं कि आप आईएएस बन के रहेंगी। जी सर। चलिए, आपको शुभकामनाएं। आप आईएएस बनेंगी तो हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, बीच में भी हम आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। या दोस्तों, तो आज हमने बात की प्रतिभा जी से, जिन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया है, और हमने उनसे जानने की कोशिश की कैसा सफर रहा उनका। काफी चैलेंजेस उनको आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। धन्यवाद।